ओके, ओन्ड एसेट्स में आम हालात में रिवर्स क्या करना होता है? अकाउंटिंग वालों की और रिकॉर्ड क्या करनी होती है? नहीं, दो चीजें, टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन और आम हालात। ओन्ड एसेट्स में आम हालात में अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन रिवर्स करनी होती है और टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी होती है। अच्छा, कभी कभी ओन्ड एसेट्स में एक मसला हो जाता है। ओन्ड एसेट में कभी कभी एक मसला होता है, एसेट परचेज्ड इज रिकॉर्डेड इन एक्सपेंसेस। ओहो, आम हालात में तो एसेट परचेज इज रिकॉर्डेड इन एसेट ना, वो तो कोई गलती। कई दफा ऐसा होता है कि हम प्लांट खरीदते हैं और गलती से एंट्री कर देते हैं प्लांट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अकाउंटिंग वाले ब्लंडर मार देते हैं, इट इज एन अकाउंटिंग ब्लंडर। एसेट परचेज इज रिकॉर्डेड इन एक्सपेंसेस। अब बोलें प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन माइनस की है या अकाउंटिंग वालों ने पूरे एसेट की कॉस्ट माइनस कर दी है? अब रिवर्स किसे करेंगे? कॉस्ट ऑफ एसेट रिवर्स किसे करेंगे? और उसकी जगह माइनस क्या होगी? टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन या इनिशियल अलाउंस या अमोर्टाइजेशन अगर इंटेंजिबल है। क्लियर हो गया? तो अगर एसेट खरीदा है और एसेट में ही डाला है तो क्या रिवर्स करेंगे? और अगर एसेट खरीदा है और गलती से खर्चों में डाल दिया है तो फिर खर्चों में क्या क्या माइनस हुई हुई है? पूरी कॉस्ट, उसे रिवर्स कर दें। ठीक है, अब किन एसेट्स की बात हम करेंगे? लीज्ड एसेट्स। ड्यूरिंग लीज, लीज चल रही है, मे बी 4 years, मे बी 4 years, 4 साल हो गए लीज चल रही है। ड्यूरिंग लीज, लीज के दौरान, किराए के दौरान, टैक्स वाले कहेंगे रेंट पेड टू बैंक इज अलाउड एज एन एक्सपेंस। बताया हुआ आपको, रेंट पेड टू बैंक इज अलाउड एज एन एक्सपेंस। अच्छा, अकाउंटिंग वाले भाई लीज को लीज नहीं मानते, सॉरी टैक्स वाले लीज को लीज नहीं मानते और कहते हैं ये तो किराए का एग्रीमेंट है। अकाउंटिंग वाले कहते हैं आपने एसेट लीज पे लिया है, यानी आप ये जो किराया दे रहे हो ये किराया नहीं है, एसेट के थोड़े थोड़े पैसे दे रहे हो, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट दे रहे हो, ये अकाउंटिंग वाले कहते हैं। सिंपल सी मिसाल आपको देता हूं, अकाउंटिंग और टैक्स रूल्स में क्या फर्क है भाई? बात सुनो, इस वक्त बात सुनो, नोट करने का टाइम दीजिए। एक गाड़ी है 30 लाख की, बैंक आपको कहता है कि आप ऐसा करो 30 लाख की गाड़ी है, 3 सालों में इसके 12-12 लाख मुझे दे दो, 36 लाख, ये गाड़ी मैं आपके देख लूंगा, आपके नाम करनी भी कर दूंगा। अब अकाउंटिंग वाले कहते हैं अगर 30 लाख की गाड़ी की आप 3 सालों में 36 लाख दे रहे हैं तो आप किराया नहीं दे रहे, ये कोई और चक्कर है। अकाउंटिंग के अंदर एक रूल है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, रियलिटी को देखा जाता है, लीगल फॉर्म को नहीं देखा जाता। तो लीगल एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 30 लाख की गाड़ी, 12 36 लाख इसका किराया, तो 30 लाख की गाड़ी का 36 लाख किराया दे रहे हैं, टैक्स वाले इसको किराया कहेंगे, अकाउंटिंग वाले कहेंगे ये जो 12 है ये किराया नहीं है, इस 12 में थोड़ा सा लेट पेमेंट का इंटरेस्ट है जो कि 36 में से 6 लाख है,
और बाकी इसमें बाकी वो डेप्रिशिएट भी करेंगे। अकाउंटिंग वाले डेप्रिशिएट भी करते हैं लीज्ड एसेट को। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ये आपका अपना एसेट है और आपने चाहे किराए पे लिया हुआ है, हम नहीं मानते पहले दिन से ही आप एज्यूम करें आपने इसे क्या कर लिया, खरीद लिया। अब ये फिगर्स लिख के मैं आपको बातें इसलिए नहीं समझा रहा कि अकाउंटिंग लीज की आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में ये वाली बात तो है, ये बात नहीं है, लेकिन दो फिक्रे सिर्फ याद रख लें। अकाउंटिंग वाले लीज्ड एसेट को डेप्रिशिएट भी करते हैं और अकाउंटिंग वाले लीज्ड एसेट को पहले दिन से ही एसेट मानते हैं, इसलिए डेप्रिशिएट भी करते हैं। और 36 पे कर रहे हैं 30 वाली गाड़ी का, तो 6 लाख क्या पे कर रहे हैं, इसलिए अकाउंटिंग वाले लीज्ड एसेट का इंटरेस्ट एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करते हैं। आप बताएं कितनी चीजें रिवर्स करनी पड़ेंगी, क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अच्छा, रिवर्सल के लिए रूल है ये सारे एक्सपेंसेस हैं, ये सारे एक्सपेंसेस हैं। रिवर्सल के लिए इत्तफाकन ऐसा हो गया, सारे एक्सपेंसेस हैं। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ एसेट एक्सपेंसेस में चली गई। इन सबको रिवर्स करने के लिए ऐड कर देंगे और लकीली ये भी सारे एक्सपेंसेस हैं, लेकिन ये टैक्स वालों के मुताबिक है। इन तीनों को क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। ऐड क्यों? अकाउंटिंग वालों के रिवर्स कर देंगे, ऐड कर देंगे, और टैक्स वालों के डेप्रिसिएशन, इनिशियल अलाउंस वगैरह रिकॉर्ड कर देंगे। अच्छा जी, रिवाइज कर लें सारी बात। आम हालात में अकाउंटिंग वाले एसेट को क्या कर रहे होते हैं, ओन्ड एसेट को, और टैक्स वाले कह रहे होते हैं नहीं हमारे रेट डिफरेंट है। अगर अकाउंटिंग ब्लंडर हो जाए, आप फर्नीचर खरीदें उसको खर्चों में डाल दें, अकाउंटिंग ब्लंडर हो गया। कुर्सी खरीदी आपने कहा 6000 की है, चलो खैर है, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, इसको कैसे सही करेंगे? रिवर्स करेंगे कुर्सी की कॉस्ट को, क्योंकि वो खर्चों में पड़ी हुई है प्रॉफिट तक पहुंचते हुए, उसकी जगह क्या माइनस करेंगे, टैक्स डिप्रिसिएशन। एंड इन द एंड लीज्ड एसेट के बारे में क्या कहानी है? 30 लाख की गाड़ी के 3 साल में हमने 36 लाख देने हैं, टैक्स वाले कहते हैं 12 लाख किराए के तौर पे खर्चा है। अकाउंटिंग वाले कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो, गाड़ी को आज रिकॉर्ड करो एज एन एसेट, एसेट रिकॉर्ड करके इसे क्या करो, डेप्रिशिएट करो, और 36 में से जो 6 लाख है वो क्या है, इंटरेस्ट है। इसलिए अकाउंटिंग वाले कहते हैं इसको इंटरेस्ट के तौर पर रिकॉर्ड करो। ओके, अच्छा जी, अब इस सारे कॉन्सेप्ट को कल वाले सवाल के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो कल वाला सवाल निकालने जो हमारा चल रहा था, मुझे दे दो, फिर मैं ये नोट करने दूंगा, वेट करें। कल वाला सवाल नहीं है, ओ ये नहीं, ये ना बांटो, ये तो हमने बांटने का पहली रो में ही खत्म हो जाना है, यादें लोग भूलाते हैं। चलो दे दो, दे दो, अब क्या किया जा सकता है, मरता क्या ना करता। ओके, पॉइंट नंबर 6 आइडेंटिफाई करके दें जी। मैं इसको ऐसा करता हूं, इसको 3 नंबर दे देता हूं, 1 2 3। बताएं जी, ये क्या क्या मसला हुआ है पॉइंट 6 में? सेलिंग एक्सपेंसेस, आ जाओ, अब आगे आ जाओ, इस रो में भाई, इधर जगह बनाओ, इस रो में भी आ जाओ आज। सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड, भाई वो सफा दे दो उनको भी, आगे आए भाई, मोहतरम इधर। सेलिंग एक्सपेंसेस ओ इंक्लूड द 7 लाख पेड। भाई पे क्या की जाती है, कॉस्ट। देखिए कितनी बड़ी गलती हुई। सेलिंग एक्सपेंस इंक्लूड 7 लाख पेड फॉर द, उसने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पूरे को उठा के किस में डाल दिया, एक्सपेंस में। और इसके बाद सेलिंग एक्सपेंस इंक्लूड कॉस्ट ऑफ कोर अमाउंटिंग टू 50,000। व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू, रिवर्स द एंड रिकॉर्ड इट्स। ओके, 1 by 1। काफी सारी चीजें कल एडलेस की थी,
तो जगह शायद यहां खत्म हो गई थी, इधर आ जाता हूं मैं जी। सॉफ्टवेयर कॉस्ट पूरी ऐड कर दें, इसके बिल मुकाबिल। मुश्ताक तू रो रहा है, परेशान ना हो, तुझे क्या माइनस करने देंगे? नहीं, डेप्रिसिएशन नहीं, टैक्स अमोर्टाइजेशन जी। 7 लाख डिवाइडेड बाय 12 जी, बोले 58,333। नेक्स्ट, कितनों ने घर में यही किया था कल? ओके। सेलिंग एक्सपेंस इंक्लूड कॉस्ट ऑफ डिंकी 50,000, पुरानी एफएक्स 1980 की 50,000 की मिल गई। सेलिंग एक्सपेंसेस में गाड़ी डाल दी पागल ने, गाड़ी कार कॉस्ट रिवर्स करें जी। ना बांटो यार, जाओ चलो बांट दो जी। मोहतरम, गाड़ी पे इनिशियल अलाउंस मिलता है? गाड़ी पे इनिशियल अलाउंस नहीं मिलता, गाड़ी पे सिर्फ क्या होगी? टैक्स डेप्रिसिएशन। कार कहते हैं, खार कहते हैं आप लोग? ओके, खाएं फिर। 50,000 बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सब के लिए 15% जी। 7,500। नेक्स्ट, आगे आप पढ़ लें। ये समझ आ गया? ये वाला कॉस्ट को ऐड कर दें, उसकी जगह डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन को माइनस कर दें। जी, अब मैं आधा मिनट दे रहा हूं, ये नोट कर लें जिसने करना है। ये बॉक्स में ले लीजिएगा। ओन्ड एसेट, लीज एसेट। आए आगे आए।
जी अगला पॉइंट पढ़ लें, पॉइंट 7, फाइनेंशियल चार्जेस यानी इंटरेस्ट। फाइनेंशियल चार्जेस इंक्लूड 80,000 रिलेटिंग टू व्हीकल ऑब्टेन्ड ऑन अ लीज फ्रॉम अ लीजिंग कंपनी। जी भाई, इंटरेस्ट रिकॉर्ड हुआ है 80,000 का, द कॉस्ट ऑफ व्हीकल वॉज 13 लाख, depreciation of 260,000 has been included in admin expenses। अच्छा, ये कौन सी डिडक्शन होगी जो एडमिन में गई हुई है? अकाउंटिंग वाली। टैक्स वाले तो डिप्रिसिएशन अपनी खुद निकालते हैं ना। लीज रेंटल पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू, तीनों फिगर्स गिवन है, 4 गिवन है लेकिन 3 काम किए हैं, 4 गिवन है लेकिन 3 काम किए हैं। अगर कभी भी लीज एसेट रनिंग लीज में चल रहा हो, हम किराया बैंक को धड़ाधड़ दे रहे हो 12 लाख 12 लाख 12 लाख, तो 12 लाख को माइनस करने की इजाजत है, लेकिन अकाउंटिंग वालों ने उसको डेप्रिशिएट कर दिया होगा और उसका इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर दिया होगा, इसे रिवर्स करने की इजाजत है। जी बताएं, अकाउंटिंग वालों ने कितना इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया? 80,000। अकाउंटिंग वालों ने कितना डेप्रिशिएट किया? इसकी बिल मुकाबिल टैक्स वाले क्या माइनस करने देंगे? 3 लाख। अगर सवाल में कोई चीज मिसिंग है तो उस सवाल में एरर है। ये हो नहीं सकता कि सवाल और 3 चीजें गिवन ना हो। जी, अकाउंटिंग वाले प्रॉफिट तक पहुंचते हुए फाइनेंस कॉस्ट और डेप्रिसिएशन को क्या कर चुके होंगे? इसे क्या कर दें? ऐड कर दें। फाइनेंशियल चार्जेस इंटरेस्ट का दूसरा नाम है। ये अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन किन की? ओन्ड की, लीज्ड की? जी करवा दें भाई। कितना? 80,000 टू 60,000। टर्म टेस्ट बड़े दिल से देना है, बड़ा जबरदस्त उसमें सवाल आएगा न्यूमेरिकल। ओके, अच्छा जी, लेस रेंटल, आधे आधे मार्क्स के न्यूमेरिकल्स होंगे और आधे मार्क्स की थ्योरी होगी। जी रेंटल 3 लाख। लेस में कुछ और चीजें भी थी कल, हाँ कुछ और चीजें भी थी कल, जो भी थी ऐड में भी काफी सारी चीजें थी, इसलिए ये सारा कल का शुरू किया हुआ है ना। चलें जी, टैक्सेबल इनकम बता दें। 4182217, ये आप ऊपर से चले हैं, सारे ही ऊपर से चले हुए हैं, ठीक है। पीबीटी चलें जी। नहीं, ये कब 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 का खरीदा हुआ है, तो फिर वो तो अकाउंट डिडक्शन आएगी, वो डिडक्शन फॉर द ईयर तो नहीं आएगी। ओके अच्छा भाई, आ जाएं सेक्शन 113 किताब पे, पेज 150। तीन न्यूमेरिकल हमने कर लिए हैं बिजनेस के, और 3 इंशाल्लाह अगले हफ्ते करेंगे, लेकिन टर्म टेस्ट में आप देखते हैं आप कैसे करते हैं न्यूमेरिकल। सेक्शन 113, मिनिमम टैक्स ऑन इनकम ऑफ सर्टेन पर्सन्स।
कुछ लोगों की इनकम पर मिनिमम टैक्स। इधर अटेंटिव रहिएगा। सेक्शन 113, एक बिजनेसमैन है, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड। इसका प्रॉफिट एंड लॉस, इस पर टैक्स। इसको लॉस आया 6 लाख का, इसका टैक्स बनता है 0। मिस्टर वाई को प्रॉफिट आया है 12 मिलियन का, ये चलें कर लें 3 मिलियन, और इसका टैक्स बनता है 800,000। और एक साहब हैं जिनको प्रॉफिट आया है 7 मिलियन और इनका टैक्स बनता है मिसाल के तौर पे 2 मिलियन। ऐसे ही मिसाल ले रहा हूं, ये टैक्स पेज 34-35 पे जाके मैंने कैलकुलेट किया जी। प्रॉफिट पे टैक्स लगता है या सेल पे टैक्स लगता है? प्रॉफिट पे। प्रॉफिट पे टैक्स लगता है या सेल पे? ये इसकी टैक्सेबल इनकम है 3 सालों की और ये उसका टैक्स है, ठीक है, एज्यूम किए हैं फिगर्स। गवर्नमेंट कहती है नहीं, आप एक और चीज से कंपेयर करो, एक और तरीके से टैक्स निकालो। हमने कहा और कौन सा तरीका टैक्स निकालने का? गवर्नमेंट कहती है सेल इनटू 1.5%, सेल इनटू 1.5%। अब सेल इस बंदे की कितनी है मुझे क्या पता, मैंने तो सवाल में आपको दी नहीं। इस बंदे की सेल कितनी है मुझे क्या पता, मैंने तो सवाल में दी नहीं। सेल मैंने तो सवाल में दी नहीं। रिज्यूम कर लेते हैं सेल कुछ भी, उस सेल पर 1.5 भी लगा देते हैं। सेल पे 1.5% लगा के आया 1.5 लाख, इसका आया 9 लाख, इसका आया 1.8 मिलियन। जी, व्हाट इज दिस? टैक्सेबल इनकम। ये कैसे निकलती है? इस पे पेज 34-35 लग जाए तो क्या आ जाता है? टैक्स आ जाता है। ये नया कॉलम मैंने डाला है, व्हाट? सेल इनटू 1.5%। मिनिमम का मतलब है कम से कम। गवर्नमेंट कहती है कम से कम सेल का 1.5% तो दो ना। अब ये बंदा 1.5 लाख जमा करा के आएगा गवर्नमेंट को, ये बंदा 1.5 लाख जमा करवा के आएगा। गवर्नमेंट कहती है यार बिजनेस कर रहे हो तुम, मुझे टैक्स ही नहीं दे रहे, ये मेरा लॉस आ रहा है। और चुप, सेल का 1.5% तो हमें दे दो ना यार, अभी इतनी भी लुटनी मची। सेल 100 रुपए की चीज बिकी, उसमें से 1.5 रुपए मांग रहे हैं तुम्हारे से यार, अजीब बंदे यार। ये प्रॉपर्टी डीलर है ना, घर पे भागते हैं तो बड़े प्यार से बात करते हैं, यार 100 रुपए में से 1 रुपया लेंगे आपसे। लाख का घर बिकता है या 1 करोड़ का घर बिकता है, लाख मांग लेते हैं। ओ यार लाख देना पड़ गया। फिर उसको साथ में यार पहले तो बड़े आसान था, 100 में 1 रुपया मांग रहे हैं। तो हुकूमत भी ये कह रही है यार तुम इतना, तुम्हारे कारोबार है, चलो लॉसेस आ रहे हैं, इंशाल्लाह तुम्हारा भी भला होगा, लेकिन फिलहाल यार हमारा भी थोड़ा काम चलाओ, तो हमें क्या दे दो? सेल का 1.5%। फर्ज करें वो 1.5 लाख रुपए आया, तो ये इसको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट इसके पास आएगी, गवर्नमेंट इससे भी कहेगी यार कम से कम सेल का 1.5% तो दे ही दो ना। ये कितना देगा फिर? 9 लाख देगा। 9 लाख, ये कैसे 8 लाख देगा? ये 8 लाख देना चाह रहा था, आम हालात में इसने कितना देना है? ये हम एक नई रिजीम पढ़े हैं ना, ये नॉर्मल है ना ये फाइनल है ना ये सेपरेट ब्लॉक है, ये अजीब है। 2 फिगर्स को कंपेयर करना पड़ता है इसमें। ये बिल्कुल एक नई रिजीम है, मिनिमम टैक्स रिजीम। गवर्नमेंट कह रही है यार तू 8 लाख देने आ रहा था, वैसे मुनासिब नहीं है, सेल का 1.5 तो दे ही दिया कर। तो ये कहते हैं सेल का 1.5 तो मेरा ज्यादा बन रहा है, ठीक है दे दो। अच्छा, फिर अगला बंदा आया, गवर्नमेंट कहती है कम से कम सेल का 1.5 तो दिया करो। कहते मेरा बन नहीं 2 रहा है, चलो खैर है, फिर तुम ये दे दो, फिर तुम 2 मिलियन दे दो। कम से कम कितना देना टैक्स हर बंदे ने पाकिस्तान में? सेल का 1.5%। कम से कम कितना टैक्स देना है लोगों ने? सेल का 1.5%। जी, कम से कम इसने सेल का 1.5 देना है, कितना देगा? इसने भी कम से कम कितना देना है? सेल का 1.5%, कितना देगा?
अच्छा, इसने कम से कम सेल का डेट देना था, अगर ज्यादा बन जाता है इसका तो फिर ज्यादा देगा। तो ये क्या देगा? 2 मिलियन। ये 20 लाख गवर्नमेंट को टैक्स देगा। तो इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सेक्शन। लेकिन ये सारा रूल अमीर लोगों के लिए है। ये सारा रूल किसके लिए? अमीर लोगों के लिए। गरीबों के लिए ये रूल नहीं है। अमीर की डेफिनेशन है 10 मिलियन से ज्यादा सेल। ये रूल सिर्फ किन दुकानदारों के लिए? जिनकी सेल साल की 10 मिलियन से, और 10 मिलियन तो मैंने कहीं आप ढूंढे मत, क्योंकि मैंने तो सेल पे 1.5 लगा के आपको दे दिया। तो आप कहां से ढूंढ रहे हैं 10 मिलियन? आप ना ढूंढे। मैंने एक और कॉलम नहीं बनाया सेल का। 4 कॉलम बना सकता था मैं। टैक्सेबल इनकम, टैक्स, सेल का 1.5%, 4 कॉलम बना सकता था, लेकिन मैंने 3 कॉलम बनाया। ठीक है जी। तो आप बता दें कम से कम अमीर लोगों ने कम से कम कितना टैक्स देना होता है? तो क्या अमीर लोग लॉस वाले साल में भी टैक्स देते हैं? जी बिल्कुल, अमीर लोग लॉस वाले साल में भी टैक्स देते हैं। ओके, छोड़ें इसको, ये नोट नहीं करना। एग्जाम्पल अगले सफे पे स्टार्ट करते हैं। जी मैं बताता हूँ ये किस किस पे अप्लाई होती है। पहले मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, फिर ये भी बताऊंगा किस पे अप्लाई होती है, फिर ये भी बताऊंगा इसमें क्या कंडीशंस हैं, इसमें क्या रिलैक्सेशंस है, सारी बातें पढ़ेंगे। अच्छा जी, एग्जाम्पल 6। फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू एओपी। टैक्सेबल इनकम और टर्नओवर में क्या फर्क है? टर्नओवर से मुराद होता है सेल, जिसमें से खर्चे नहीं माइनस हुए होते, और टैक्सेबल इनकम से क्या मुराद होती है? सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल लेस एडमिन सेलिंग, वो सारे खर्चे माइनस होते हैं। अब बता दें बिजनेसमैन की टैक्सेबल इनकम कम होती है या सेल कम होती है? सेल में से तो खर्चे नहीं माइनस होते, सेल तो आसमानों पे होती है, टैक्सेबल इनकम तो जमीन पे होती है। अच्छा जी, पहले डिसाइड कर लेते हैं ये बंदा 3 साल अमीर है या गरीब है। अभी मैंने आपको एक थ्रेशहोल्ड बताया, ये अमीर बिजनेसमैन है। कैसे पता चला? 10 मिलियन से 3 साल सेल, इसलिए इस बंदे को क्या कहा जाएगा? अमीर बिजनेसमैन। पहले तो पेपर में ना आप सेल पकड़ा करेंगे, सेल पकड़ के पता चल जाया करेगा ये अमीर बिजनेसमैन है। अगर अमीर बिजनेसमैन है तो अमीर बिजनेसमैन के लिए रूल बता दें। कम से कम सेल का 1.5%। 2 कॉलम किसमें गिवन है? क्वेश्चन में। 2 कॉलम किसमें गिवन है? क्वेश्चन में। अब मैं क्या करने लगा हूं? सॉल्यूशन की तरफ मूव करने लगा हूं। सॉल्यूशन में मैं से 2 कॉलम बनाऊंगा। ऐसा करते हैं, एक टैक्स निकाल लेते हैं किस पे? एक टैक्स निकाल लेते हैं टैक्सेबल इनकम पे। वो निकाल लेते हैं पेज 34 वाला, ठीक है, नॉर्मल हाथ वाला। एक और टैक्स भी निकाल लेते हैं, सेल इनटू, ये वाला पहले मुझे निकलवा दे प्लीज। सॉल्यूशन पे कुछ कैलकुलेटर या कुछ सफा रख लिया करें जी। सेल का 1.5%, 153,000। सेल पकड़े, ये क्या निकला? सेल का 1.5%। इसको कंपेयर किससे करना है? एनटीआर वाले टैक्स से। वो जो नॉर्मल टैक्स होता है, नॉर्मल टैक्स, वो थोड़ा सा रुलना पड़ेगा भाई। जाएं आप पेज 34 पे। ये एओपी है। एओपी के लिए आपको पता है कि पेज 34 ही लगता है। एओपी के न्यूमेरिकल्स अगले हफ्ते शुरू करने हैं, पेज 34 ही लगता है जी। बताएं, पहले इनकम बताएं जी। सीरियल नंबर ढूंढे, सीरियल नंबर ढूंढे 3 जी। 10,000 प्लस 10% ऑफ 450,000।
जी 55,000। चलें जी, अगले साल की इनकम आके देखें। 70,000, 15% ऑफ जी 220,000। चलें जी, आखिरी वाला क्या जी जी 55 000। गरीब दुकानदार जी, ये जवाब ये वाला गलत आ रहा है। नहीं, सेल 12 मिलियन है ना, 12 मिलियन पे लगाओ, 12 मिलियन की सेल पे लगाओ ना, ये वाली गलत है। 12 मिलियन की सेल पकड़ो ना। ओके, year 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 3। ओके, जो दुकानदार गरीब है वो ऐसे टैक्स कैलकुलेट करता है, बस पेज 34 पे जाता है और अपना टैक्स लगा के दे आता है। जो दुकानदार अमीर अमीर कबीर है, जरूरी नहीं मुतकब्बिर भी हो, जो दुकानदार अमीर है, अमीर हम्बल भी होते हैं, गरीब मुतकब्बिर भी मिल जाएंगे आपको। अच्छा जी, तो जो दुकानदार अमीर है जिसकी सेल साल की 10 मिलियन से ज्यादा है, तो 10 मिलियन से ज्यादा सेल वाले दुकानदार 2 कॉलम बनाएगा। 2 कॉलम बना के जी कम से कम कितना टैक्स देना है इसने, कम से कम कितना टैक्स देना है 153। अच्छा, इस साल कम से कम, अब तो कम से कम नहीं, कम से कम 180 देना है, कम से कम 180 देना है, लेकिन दे के कितना आएगा 220। इसने कम से कम कितना देना है, कम से कम, लेकिन इसका तो बहुत ज्यादा बन रहा है, तो ये दे के कितना आएगा 755,000। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब हम इसका टैक्स कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। नहीं, बस रख दो। ईयर 1 जी, आम हालात में कितना टैक्स बनता है इसका, लेकिन कम से कम इस अमीर ने कितना देना है, तो कम से कम अगर इसने 153 देना है तो फिर 55 क्यों दे रहा है, फिर कितना पे करेगा जी। टैक्स पेबल, सॉल्यूशन की तरफ आपने नहीं देखा है, मुझे नहीं पता सॉल्यूशन में मैंने क्या इंग्लिश यूज किया, वहां क्या लिखा हुआ है, आप एज इट इज दोबारा नोट कर लीजिएगा, बस सॉल्यूशन की तरफ साथ साथ मैच ना करें। टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट, बोले जी 153, कौन सा वाला उठाया, हायर वाला उठा लिया, 153,000, ठीक है जी। अब गवर्नमेंट को कितने का चेक बना के दे, बल्कि कितने कैश दे के आएगा, 1 लाख जमा 50,000 जमा 3,000, 1,50,000 गवर्नमेंट को पकड़ा के आ जाएगा। अब कोने में जाके विल बी वीपिंग, रो रहा होगा, परेशान हो रहा होगा। हाँ भाई रशीद क्या हुआ, कहते पहले तो मेरा नाम सही बोलो, मैं एओपी हूं। अच्छा, कहते यार वो इमरान खान आ गया था, मैंने कहा था पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन ये रूल उसी तरह है, तो 55,000 मेरा टैक्स बनता है और ले मेरे से कितना लिया है, तो मैं कोई नहीं, परेशान ना हो, कैरी फॉरवर्ड, अगले साल आप कम दे देना, परेशान हो रहे हो, अगले साल कम टैक्स दे देना, कैरी फॉरवर्ड। दिया कितना, आम हालात में वैसे कितना बनता है इसका, गवर्नमेंट ने जुल्म कितने का किया, ये 98,000 अगले साल आपको टैक्स माफ हो जाएगा, ये 98,000 अगले साल आपको टैक्स माफ हो जाएगा, क्योंकि आपने पिछले साल ज्यादा टैक्स दे दिया है। आप भी खुश हो गए, गवर्नमेंट भी खुश हो गई। गवर्नमेंट इसलिए खुश हो गई कि गवर्नमेंट को कितने पैसे मिल गए,
1,53,000। अब अगले साल गवर्नमेंट आपको मजबूर है कितने पे छूट देने पे? 98,000। ओके, नेक्स्ट ईयर 2। ईयर 2 टैक्स पेएबल उठाएं जी, हायर वाला, हायर वाला उठाया करना है 220,000। 220,000। अब जब ये 220,000 देने जा रहा था तो इसे किसी ने रोक के पूछा, रशीद रुक, वो तुझे याद है पिछले साल? ये कहेगा हाँ, ओ याद आया, पिछले साल तो गवर्नमेंट ने मुझे फायदा देना था। यार जबरदस्त, तू मिल गया, वरना मैं तो पागल था। रशीद तो है अभी भी, चल खैर है यार, बस तू 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 जफी डाल यार, जूस पिलाओ यार, ले आओ यार इसके लिए जूस स्ट्रॉ के साथ। अच्छा जी, लेस 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 टैक्स प्रीवियस ईयर वाला, ठीक है, टैक्स ब्रॉट फॉरवर्ड कितना? 98,000। जी बोलें 120। अब जब ये 1,22,000 गवर्नमेंट के पास लेके गया, यार तो कम से कम तो 180 देना, ऐसी बातें तो ना कर। अभी तूने, हमने तेरे से एग्री कराया था, तू अमीर है, तो कम से कम 180 तो देना। अच्छा जी, फिर मैं क्या करूं? मैं क्या हो रहा है मेरे साथ? एक ने, तुम लोगों ने खुद ही कहा था 98 माइनस कर लेना। हाँ, हम कायम है अपनी जगह, 98 माइनस करो, लेकिन ये मतलब तो नहीं कि 180 से भी कम दो। तुम तो खुद कह रहे थे कम से कम, ये मिनिमम रिजीम समझने के लिए आपको इतनी क्लासें पढ़ाई हैं, ये मजे की आज बातें हैं। तो कम से कम कितना दे दो? अब कोई नहीं, पेपर में बिल्कुल आप इस तरह कीजिएगा, इसको काट दीजिएगा। कम से कम गवर्नमेंट को पे कितना करना है जी? टैक्स पे कितना करना है? 1 एज इट इज कर दीजिएगा, कोई हरज नहीं, काट के आसानी हो जाती है जरा। जैसे गाड़ी की कॉस्ट है 32 लाख लिख दी, फिर काट के ओहो गाड़ी तो सिर्फ 25 लाख पे डेप्रिशिएट होती है, ऐसे कर दे पेपर में, वो कहेगा यार ये सही है। अच्छा जी, कम से कम कितना देना था आप बता दें। मेरे ख्याल से ये बैलेंसिंग आ जाएगा ना, फिर ये बैलेंसिंग आ जाएगा। जी बोलें 40। कितना क्रेडिट लेना चाहता था, लेकिन कम से कम कितना टैक्स देना था? 180। लेना चाहता था क्रेडिट 98 का, लेकिन बेचारा अब अवेल कितना कर सका? 40 का। कितना क्रेडिट अवेल नहीं करने दिया, उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड। कितना क्रेडिट अवेल करने को दिल चाह रहा था, कितना क्रेडिट अवेल किया, कितना क्रेडिट फिर कभी अवेल कर लेंगे? 58,000। अगले साल जाके बात ज्यादा वाज़ेह होगी। ईयर 3 पहले क्या उठाना होता है? पहले क्या उठाना होता है? देखें अगले साल बात समझ आएगी कि पहले क्या उठाना होता है। हायर कितना? लेस टैक्स ब्रॉट फॉरवर्ड 58,000। अब किसी ने कहा यार फायदा ले, कहा हाँ यार फायदा तो मेरा बनता है, मैं ज्यादा टैक्स दे आया हूं। 58,000 69,000। अब बताएं क्या करूं मैं? कुछ भी नहीं करूं, चले जो मर जाए। अच्छा अब बताएं क्या करें? अच्छा टैक्स पे करें, बिल्कुल ये तो सही कह रहे हो आप। अब गवर्नमेंट कह रही है कम से कम तो 180, गवर्नमेंट भी चुप कर गई। अच्छा यार आओ भाई चलो यार टैक्स दो। अब गवर्नमेंट कहने लगी थी यार कम से कम जाओ भाई अगला बंदा आए भाई। तो ये था सेक्शन 113। चलें जी नोट करें। व्हाइट बोर्ड से देख के नहीं, यहां से देख के, यहां से देख के खुद सॉल्व करें। लेफ्ट साइड से नहीं देखें, इधर से देखें, राइट साइड से। बात की बारीकी में ना जाया करो कि ये भी व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है।
पहला रूल बता दें, दोनों में से क्या उठाने? हायर। बस पहला रूल याद रखें, दोनों में से हायर उठाने। ये नोट ना करें, ये नोट ना करें, बस वहां से सॉल्व करना शुरू करें। ये तो नोट हुआ है किताब पे। GR1 की हेडिंग दें जी। पहली लाइन में लिख दिया करें टैक्स पेएबल और आखिरी लाइन में लिख दिया करें टैक्स पे। वैसे पेएबल आखिरी वाले का सही नाम है, वैसे मुनासिब शायद ये होगा कि पहली लाइन में लिख दें टैक्स, पहली लाइन में क्या लिख दें? टैक्स, और इधर बोलें पेएबल, ये ज्यादा अच्छा होगा। पहली लाइन में टैक्स और आखिरी में टैक्स पेएबल। देख रहे हैं आप लोग मना करने के बावजूद। ऑनलाइन वालों के मजे हैं, बैक करके तस्वीर खींच लेंगे, बहुत हंसी आ रही है। चलें, वो वैसे रिवाइंड कर लेंगे, हम भी रिवाइंड करते हैं। आ जाएं, शुरू से शुरू करवाएं जी। अब जरा इंटरेस्ट लेके समझना है। पहले कौन सा उठाना है दोनों में से? हायर। टैक्स हायर 150। अच्छा, ऐसा ना करें कि आसानी के लिए ऐसा कर लेते हैं कि सारा ही उठा लेते हैं एक ही दफा जी। कितना? 220,000। 750। अच्छा, बस अब एक ध्यान रखना है कि कम से कम इससे ये जरूर दिलवाना है आपने, बस ये ध्यान रखना है। बस आसान सा है, अब आपको बड़ा इजी फील होगा। कम से कम इससे ये जरूर दिलवा दीजिएगा, इससे कम ना इससे दिलवाइएगा। मिनिमम का मतलब है कम से कम जी। कम से कम इसने 153 देने, बस ठीक है 153 दे देगा। तो टैक्स कैरी फॉरवर्ड 150
माइनस जी बोले 98,000। गवर्नमेंट बेनिफिट देगी अगले साल 98 का टैक्स क्रेडिट ले लेना, इसको टैक्स क्रेडिट कहते हैं, टैक्स माफ कर देंगे आपको, ठीक है। लेस टैक्स क्रेडिट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर जी 98,000। 1 2। अच्छा बस ये ध्यान रखना है कि कम से कम इससे जरूर दिलवाइएगा। अब कम से कम कितना है 180, ये कमेंट यानी कम से कम इतना तो दो ही ना। वो क्या करे फिर कम से कम इसे कितना देना पड़ेगा 180,000। तो फिर क्रेडिट कितना अवेल कर सकता है बैलेंसिंग कितना 40,000। कितना क्रेडिट अवेल करना चाह रहा था लेकिन कितना अवेल हुआ, कितना फिर कभी अवेल हो लेगा 58,000। ब्रॉट फॉरवर्ड टैक्स जी 58 6। अच्छा गवर्नमेंट ने इसको कहा यार कम से कम तो कोई नहीं जाओ यार, कम से कम 180 देना था, ये तो दे ही कितना रहा है 697। तो इसको कुछ करने की जरूरत, मेरे ख्याल से अब सारा एडजस्ट हो गया 2 सालों में। तीसरे साल भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता था, चौथे भी, पांचवें भी, छठे भी, सातवें भी नो। ये लॉ बताएगा कितने साल कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। हमारा 2 साल में ही सारा एडजस्ट हो गया। अगर लॉ में लिखा होता सिर्फ 1 साल कैरी फॉरवर्ड हो सकता है तो फिर मैं 58 के साथ लिख देता डेड, यानी फिर ये अगले साल माइनस ना होता। लेकिन देखते हैं कितने साल कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। चलें जी पढ़ें। दिस सेक्शन शेल अप्लाई, ये सेक्शन किस किस पे लगेगा, दिस सेक्शन शेल अप्लाई टू अ कंपनी के लिए सेल की लिमिट नहीं है। कंपनीज जो गरीब है उन पे भी है ये सेक्शन, गरीब कंपनीज पे भी ये सेक्शन है। लेकिन इंडिविजुअल एओपीज अमीर है, इंडिविजुअल एओपीज के लिए पढ़ना है। इंडिविजुअल हैविंग सेल ऑफ 10 मिलियन और अबव, ये रूल 2017 में आया था, इसलिए उसने 2017 लिखा हुआ है। लोग परेशान हो गए थे पुराने सालों का भी देना पड़ेगा, गवर्नमेंट कहती है नहीं 17 से आगे, तो इसलिए 17 आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। Any individual having sale of 10 million or above in year 2017 or in any subsequent year, and an AOP having sale of 10 million or above in tax year 2017 or in any subsequent year. आगे छोड़ दें, पॉइंट 2 पे आ जाए जरा। Where this section apply, जब ये सेक्शन लग जाए, यानी जब सेल 10 से ज्यादा हो तो फिर क्या करें, वेयर दिस सेक्शन अप्लाई द सेल शेल बी अज्यूम्ड एज इनकम। देखें इधर जो सेल गिवन थी ना सवाल में, इट विल बी अज्यूम्ड एज इनकम। फिर इस पे हमने रेट लगाया ना, डेट। सेल विल बी अज्यूम्ड एज इनकम ऑफ द पर्सन शेल पे टैक्स एट 1.5% ऑफ पर्सन्स टर्नओवर फॉर द ईयर। तो फिर टैक्स कैसे निकलेगा, सेल का 1.5%। नोट, इन सम केसेस रिड्यूस्ड रेट इज एप्लीकेबल। कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट ने ये रेट 1% कर दिया हुआ है, 1.2 कुछ लोगों के लिए। वो कौन लोग हैं, आईके की किताब में लिखे हुए थे, मैंने किताब में नहीं लिखे, क्या याद करने की जरूरत उन लोगों को, लेकिन बस ये बात ध्यान में रखें, कुछ लोगों को गवर्नमेंट ने रिलैक्स भी किया हुआ है। Where tax paid at 1.25%, 1.5% of sale exceed the actual tax, देखिए, where tax at sale at 1.5% is greater than normal tax, तो क्या करें, पढ़ें। Where tax paid at 1.25% of sale, इसकी बात करें। Where 153 लिख सकते हैं आप, Where 153 और एक्सीड के ऊपर लगाएं ग्रेटर देन का साइन। Where 153 is greater than actual payable, actual payable 55। एक्चुअल पेबल क्या होता है, ब्रैकेट में पढ़े, जो नॉर्मल तरीके से निकालते हैं।
द एक्सेस, ओ छलांग मारें, द एक्सेस कितना है 98,000. द एक्सेस अमाउंट ऑफ टैक्स पेड शेल बी कैरिड फॉरवर्ड. देखें, द एक्सेस शेल बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट एक्चुअल टैक्स ऑफ सब्सिक्वेंट 5 years. देखें इधर, शेल बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट लेस होगा ना, फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट, बोले बोले एडजस्टमेंट किससे करें, एक्चुअल टैक्स ऑफ सब्सिक्वेंट 1, 2, 3, 4, 5 years. 5 साल भी ये माइनस ना हो सके तो डेड हो जाएगा, लेकिन हमारे सवाल में तो 2 साल में ही हो गया, सारा एडजस्ट हो गया. देखिए मैंने इस साल कैरी फॉरवर्ड भी नहीं लिखा कुछ. shall be carried forward for adjustment against actual tax of subsequent 5 years. Shall be carried forward against adjustment of actual tax in next 5 years. The 5 years will start. अच्छा भाई 5 ईयर में वो हमारे वाला साल गिनना है? नो, हमारे वाला साल नहीं गिनना. 5 years अगले से होंगे, जाहिर सी बात है. 5 ईयर में हमारे साल क्यों आएगा? The 5 years will start from the end of the year for which minimum tax is. जिस साल मिनिमम टैक्स पे किया उससे अगले 5 साल. तो एग्जाम्पल 6 में आके लिख लें. नहीं, एग्जाम्पल 6 में तो साल ही नहीं लिखे हुए, वहां आके क्या लिखेंगे? चलें, मेरा सवाल है कि 2012 वाला टैक्स कब तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? 17 लिख लें. 12 वाला टैक्स 17 तक कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं. 12 को काउंट किया? नहीं काउंट किया. अच्छा, क्या वजह बन सकती है कि इसकी सेल का 1.5% ज्यादा आ रहा है और इसकी इनकम के ऊपर रेट लगा के टैक्स कम आ रहा है? इसकी वजह क्या बन सकती है? इसकी सबसे बड़ी वजह बन सकती है, इस साल आपने नए एसेट्स खरीदे हो, तो इनिशियल अलाउंस मिला हो, टैक्स डिप्रिसिएशन मिली हो, तो पता है सेल में से जब खर्चे माइनस करेंगे तो सेल तो उधर ही पड़ी रहेगी, लेकिन जो प्रॉफिट होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. अब सवाल पता है वो क्या पूछ रहा है? अगला सवाल पता है, ये सवाल ये पूछ रहा है कि ये आपके सामने ना प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस. ये आपकी सेल है और ये आपका प्रॉफिट है, जिसे मैं कह सकता हूं टैक्सेबल इनकम. कहते हैं इस पे 1.5% लगाएं और इस पे पेज 34 वाले रेट लगाएं, तो क्या वजह होगी कि ये ज्यादा आ जाए और ये कम आ जाए? ठीक है, इसकी कई वजूहत हो सकती हैं. पहली वजह ये जो दरमियान में खर्चे बहुत ज्यादा हैं, दरमियान में खर्चे बहुत ज्यादा हैं. अगर खर्चे बहुत ज्यादा होंगे तो इनकम, जब इनकम कम, अच्छा ये ग्रेटर आ रहे हैं, पहले ये सुन लें, ये ग्रेटर आया करेगा फिर ये सेक्शन लगेगा ना. अच्छा,
इसके ज्यादा आने और इसके कम होने की वजूहात आप मेरे से 1 बाय 1 डिस्कस करना शुरू करें। सबसे बड़ी वजह बताएं। खर्चे ज्यादा होंगे। अगर खर्चे ज्यादा होंगे इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो जब रेट कम लगेगा तो टैक्स कम आएगा और वो वाला ज्यादा आ जाएगा। एक वजह क्या बनी? डेप्रिसिएशन, इनिशियल अलाउंस, अमोर्टाइजेशन वगैरह के खर्चे। दूसरी वजह मेरे से जुबानी सुने, दूसरी वजह खर्चे इतने ज्यादा हो गए कि ये लॉस में कन्वर्ट हो गया। अब आप लॉस पे टैक्स का रेट लगाया तो 0 आया टैक्स, ये फिर ज्यादा आ गया। दूसरी वजह बताएं। लॉस फॉर द ईयर। दूसरी वजह बताएं। लॉस फॉर द ईयर। तीसरी वजह, आपका बिजनेस नया नया था, गवर्नमेंट ने कहा यार आपको टैक्स माफ कर देते हैं, तो आपने सेल में से खर्चे माइनस किए, जो प्रॉफिट आया वो अच्छा खासा था, गवर्नमेंट ने कहा जो टैक्स माफ। अब जाने लगे, गवर्नमेंट ने कहा सेल का डेट तो दे दो, टैक्स तो आम हालात वाला माफ किया आपको, आम हालात वाला। ऐसे तो ना जाओ ना, 10 मिलियन से ज्यादा तुम्हारी सेल है, चलो हमने तुम्हें टैक्स माफ कर दिया, इसका मतलब ये तो नहीं है मिनिमम वाला भी माफ। सेल का डेट तो हम लॉसेस वालों से भी लेते हैं, तुम्हारे तो प्रॉफिट आए हैं, तो तुम्हारी ये वाली इनकम माफ की है, ये वाली इनकम नहीं माफ की हुई हमने। तो ऐसा ना करो, तुम्हारी इनकम माफ है, खैर है। इस पे लोग बड़े चीखे थे कि गवर्नमेंट खुद टैक्स माफ कर रही है लेकिन हमसे फिर भी सेल का 1 पॉइंट बहरहाल ले रही है, लॉसेस वालों से भी ले रही है। अगली वजह ये होती है जो थोड़ी सी आगे की बात है, वो ये कि आपने टैक्सेबल इनकम पे टैक्स निकाल लिया, फिर टैक्स क्रेडिट माइनस किए। आपको पता है टैक्स क्रेडिट इसमें से माइनस नहीं हो सकते, ये तो आज नई चीज हमने बनाई है ना, लेकिन इसमें आपको पता है नॉर्मल टैक्स में टैक्स क्रेडिट भी माइनस करने की इजाजत है। आपने इतने टैक्स क्रेडिट माइनस किए कि टैक्स बहुत कम हो गया। जब वो टैक्स कम हो गया, इससे कंपेयर किया तो ये ज्यादा था। आप 4 वजह बता दें। खर्चे ज्यादा हो गए, दूसरी वजह लिंक्ड है, दूसरी वजह लिंक्ड है, खर्चे इतने ज्यादा हो गए कि लॉस आ गया। तीसरी वजह, आया तो प्रॉफिट लेकिन टैक्स माफ ज्यादा हो गया। और चौथी वजह, इनकम आपकी, ये तो अभी मैंने बताई है टैक्स क्रेडिट। और चौथी वजह, आपकी इनकम माफ हो गई। अगर इनकम ही माफ होगी तो यहां पे टैक्स कितना आया? 0, और ये ग्रेटर आ गया। जी, वजूहात डिस्कस करना शुरू करते हैं। नहीं, उसमें नहीं है, उनको परमानेंट एग्जेम्पशन है। अच्छा जी, दिस सेक्शन शैल अप्लाई वेयर ड्यू टू, ढूंढे कहीं लिखा हुआ है, दिस सेक्शन शैल अप्लाई वेयर ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। रीजंस क्या बनती हैं? लॉस फॉर द ईयर और सेटिंग ऑफ अ लॉस ऑफ एन अर्लियर ईयर। ये तो लॉसेस के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। वो ये होता है कि इस साल प्रॉफिट आया था, अच्छा खासा प्रॉफिट था, लेकिन पिछले साल कोई लॉस था, वो आपने माइनस किया तो प्रॉफिट बहुत कम हो गया, फिर टैक्स कम देना पड़ा। तो 5वीं वजह ऐड हो गई, पिछले साल का लॉस। एक वजह ऐड की थी, इस साल का लॉस। 5वीं वजह ऐड हो गई, पिछले साल का। ये 5 वजूहात पूरी हो गई। दिस सेक्शन शैल अप्लाई वेयर ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। इस साल नुकसान आ गया, बस बात खत्म होगी ना, करो और बातें। इस साल नुकसान आ गया, पिछले साल का नुकसान इस साल माइनस किया, या इस साल नॉर्मल वाली इनकम ही, मैंने नॉर्मल वाली लफ्ज बोला है, सेल के 1% वाली नहीं बोला, 1.5 वाली, नॉर्मल वाली इनकम ही माफ थी, या बहुत ज्यादा क्या आ गए? टैक्स क्रेडिट, या बहुत ज्यादा अलाउंसेस और डिडक्शंस आ गए। मिसाल के तौर पे कौन कौन से? इनिशियल अलाउंस, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। क्लियर? दिस सेक्शन शैल अप्लाई वेयर ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। इधर देखें, इधर देखें, नो टैक्सेस पेबल, इधर 0 भी आ सकता है, नो टैक्सेस पेबल और पेड, और टैक्स पेबल और पेड इज लेस देन 1.5%। अच्छा मुझे इधर बताएं, दिस सेक्शन शैल अप्लाई वेयर दिस सेक्शन शैल अप्लाई वेयर नो टैक्सेस पेबल or tax payable is less than. Clear? This section shall apply where due to following reasons no tax is payable या tax payable or paid is
लेस देन 1.5% ऑफ सेल। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा, एक्सप्लेनेशन जो इसने दी हुई है, अगर ये कंपनी डिविडेंड कमाए तो वो डिविडेंड वाला भी यहां लिखेंगे या सिर्फ बिजनेस वाला टैक्स यहां आएगा? ये डिविडेंड वाला तो फिक्स रेट है, वो कितना है? वो तो डिविडेंड के ग्रॉस पे 15 है। गवर्नमेंट पागल तो नहीं है डिविडेंड के ग्रॉस पे 1.5 मांगे। तो क्या डिविडेंड पे ये सेक्शन लगता है? डिविडेंड को भी ऐसे करेंगे, पहले जहां डालेंगे फिर यहां डालेंगे, डिविडेंड को कंपेयर करके। नहीं, ये किस इनकम के ऊपर है? सिर्फ बिजनेस इनकम के ऊपर। ये नॉर्म, वो डिविडेंड के ऊपर नहीं है, क्योंकि डिविडेंड की रिजीम मिनिमम है या फाइनल है? फाइनल है। द एक्सप्रेशन टैक्स पेएबल और पेड, ऊपर जो कहते हैं, मैंने लफ्ज यूज किया है, एक्सप्रेशन टैक्स पेएबल और पेड डज नॉट इंक्लूड द टैक्स ऑन इनकम विच इज फाइनल। वो कौन सी इनकम है जो फाइनल है, जिसपे सेल का 1.5 नहीं लगता बल्कि 15% लगता है? डिविडेंड। तो कहते हैं डिविडेंड पे ये सेक्शन नहीं लगता। बड़ी मुश्किल इंग्लिश यूज की है, उर्दू में मतलब ये है, डिविडेंड पे ये सेक्शन नहीं लगता। आपने सोचा हुआ था इस हफ्ते खत्म करेंगे बिजनेस का चैप्टर, नहीं खत्म हो सका, टर्नओवर की डेफिनेशन रह गई, इसको अगले हफ्ते शुरू करेंगे। चलें जी, आ जाएं पास्ट पेपर्स पे। पास्ट पेपर में 36 का ABC कर दें। ए आपको समझ तो नहीं आएगा, लेकिन ए बता दीजिएगा लिखा कहां हुआ है। दो दफा सवाल आया पास्ट पेपर में, सेम सवाल आया। जी, एक्सप्लेन द टर्म टर्नओवर, वो तो छोड़े, मैंने पढ़ाई नहीं आज। लिस्ट द पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू पे मिनिमम टैक्स। रेजिडेंट कंपनी नहीं, 1 पूरा नहीं लिखना यार, 1 तो बहुत लंबा हो जाएगा। रेजिडेंट कंपनी और बस काफी है, 3 नंबर है, काफी है। डिस्कस द रूल रिलेटिंग टू कैरी फॉरवर्ड ऑफ मिनिमम टैक्स, सिर्फ 2 नंबर का है। डिस्कस द रूल रिलेटिंग टू कैरी फॉरवर्ड ऑफ मिनिमम टैक्स। 2 पूरा क्यों लिखना है? सिर्फ 2 नंबर का सवाल है। 2 का सी, 2 का सी, मिनिमम टैक्स कैरी फॉरवर्ड करने के रूल, 2 का सी। किस साल आया था ये सवाल? 11 में। और अब कब आएगा? ओके। एक चीज रह गई थी, वो मैंने आपको यहीं पे लिख के देनी थी, लीज वाला। लीज में एक चीज रह गई थी, आपको भी याद करा देनी चाहिए थी। 1 मिनट में सवाल लेता हूं। लीज में मैंने यहां का क्या लिखा था? रनिंग लीज, ड्यूरिंग लीज, सेम मतलब होगा। ड्यूरिंग लीज, रनिंग लीज, यानी लीज चल रही है। अच्छा, ड्यूरिंग लीज, और ब्रैकेट में क्या लिखा था? मे बी 3 years। जी, रिवर्स अकाउंटिंग वालों का रिकॉर्ड, रिवर्स क्या करने? डेप्रिसिएशन और रिकॉर्ड क्या करने? अच्छा, अगर लीज अगर लीज खत्म होके आप कैंसिल करा के एसेट खरीदना पसंद करें, लीज इज ओवर, यू बॉट एसेट, आपने बोल्ड डिसीजन लिया, आपने कहा मैं एसेट खरीदूंगा, यू बॉट एसेट, आपने एसेट खरीद लिया। आज के बाद इंटरेस्ट देना बंद कर देंगे बैंक को, मान जाएं। खरीद लिया ना पैसे देके, अब आप लीज रेंटल दिया करेंगे, किराया दिया करेंगे। किराया भी नहीं देंगे, इंटरेस्ट भी नहीं देंगे, माने ना माने सोचें। आपने गाड़ी खरीद ली, 3रे साल के एंड पे आपने बैंक को कहा ये पकड़ पैसे, मुझे गाड़ी मेरे नाम कर। मुझे बताएं, क्या अगर आपने खरीद ली तो आप रेंटल पे कर रहे होंगे? रेंटल तो पे नहीं कर रहे होंगे। अगर आपने खरीद ली तो क्या आप लेट पेमेंट का इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे? अच्छा, पहले दिन से अकाउंटिंग वाले इसको एसेट कह रहे थे, वो तो टैक्स वालों की नजर में खरीदी है,
अकाउंटिंग वाले तो पहले दिन से ही एसेट कह रहे थे, डेप्रिशिएट करते रहेंगे अकाउंटिंग वाले। अब टैक्स वाले कहेंगे किराया तो बंद हो गया क्योंकि लीज इज ओवर। हाँ, अब ये आपका ओन्ड एसेट है। हाँ, अब टैक्स भाई ये तो ओन्ड एसेट की ट्रीटमेंट है, ये तो ओन्ड एसेट बन गया, पीछे क्या रह गया, ये तो ओन्ड एसेट बन गया। ऐसे ही पागल बनाया आपको, इतना सोचवाया। सोचवाने की क्या जरूरत है, आपने एसेट खरीद लिया ओन्ड, ऐसे ही पागलों की तरह सोचवा रहे थे। क्यों सोचूं मैं, क्यों सोचूं? ओन्ड एसेट का रूल बताए। अकाउंटिंग वाले डेप्रिशिएट करते हैं और टैक्स वाले भी। तो इतना सोचना नहीं घर जाके, आज के बाद इंटरेस्ट देना बंद, आज के बाद किराया बंद। लिख लें सादा सी बात, अगर लीज एसेट खरीद लें तो ओन्ड एसेट बन जाता है। ओन्ड एसेट का रूल बता दें। पहले उर्दू में लिखें, अगर लीज एसेट खरीद लें तो ओन्ड एसेट बन जाता है। अच्छा, ओन्ड एसेट की ट्रीटमेंट बता दें, किसी को याद हो? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन रिवर्स होती है, उधर जाके टेबल पूरा कर लें। जो आपने पॉइंट्स बताया इसमें एक्सपेंसेस की पहली बात है डिस्कस हुई कि एक्सपेंसेस ज़्यादा है। ये क्लेमिंग ऑफ अलाउंसेज और डिडक्शंस